अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। लास्ट वीक जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी, आप लोगों की ही ख्वाहिश पे आज आपको उसी स्टोरी का पार्ट 2 सुनाने जा रहा हूं, क्योंकि मैंने कमेंट्स पढ़े हैं तो आप सब लोगों ने ख्वाहिश का इजहार किया हुआ था कि उसका अगला हिस्सा भी सुनाएं। तो वो तमाम लोग जो आज इस एपिसोड जो 71 है उसको देखने जा रहे हैं और उन्होंने एपिसोड 70 नहीं देखा, तो मैं उनसे कहूँगा कि वो पहले जाके इसका वो पार्ट 1 देखें और उसके बाद जो आज मैं स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ ये पार्ट 2 है, फिर वो इसको सुने। लेकिन स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आज स्पेशली बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने कज़न का, मलिक शाहज़मान रियाज़ का। मेरा व्हाट्सएप का जो बहुत शदीद प्रॉब्लम आ रहा था, मैं सच्ची में बहुत डिस्टर्ब था। सिम मेरी एक्टिव नहीं रही थी, बंद हो गई थी और प्रॉब्लम आ रहा था। तो मलिक शाहज़मान रियाज़ ने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की, बहुत कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो आज चल पड़ा है। आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे दोबारा से मैसेज और रब्ता जिस तरह आपका मेरा था वो कर सकते हैं। मोबाइल में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अभी तक सेट नहीं है मेरा मोबाइल, वो गुजारा है, लेकिन कोशिश करूँगा कम से कम आपसे राब्ते का जो सिलसिला है वो बहाल हो जाए। बाकी अगर किसी के पास नोट सीरीज़ या कोई भी मोबाइल लाइक नोट 8, 9, 10 गलेक्सी का, सैमसंग गलेक्सी नोट 8, नोट 9, नोट 10 पड़ा हो तो मैं परचेज़ करने को तैयार हूँ, और वो ताकि मेरा जो ये सिस्टम है ये रुके ना। आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। नंबर जो मेरा है व्हाट्सअप का है वही पुराना है, 0092 या +92 313665550। मैं रिपीट कर देता हूँ, +92 313665550। आप इस पे मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं और मेल वही है mmtvraz@gmail.com। शाहज़मान बच्चे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कोशिश की, उसके लिए थैंक यू सो मच। बल्कि सिर्फ शाहज़मान का नहीं, मलिक मुजम्मिल हुसैन भुट्टा और मेरा कैमरा मैन अरसलान हाशिर और मलिक ज़ीशान रियाज़ भुट्टा, मलिक मुजाहिद हुसैन भुट्टा, अब्दुल मनान, मुस्तनसर हुसैन और शहज़ादा अनस मलिक, और वो तमाम, अगर मैं किसी का नाम भूल भी रहा हूँ, कवी बाबा, आई एम रियली सॉरी। इन सब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, और मैं अब भी वो मेरे लिए लोकेशंस मुसलसल ढूंढ रहे हैं पाकिस्तान में, ताकि मैं जैसे ही वापस जाऊँ तो राज की इन्वेस्टिगेशन हम लोग मिलकर उसी तरीके करें और आपको राज दिखा सकें। लास्ट जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई थी एपिसोड 70 में, वो ख़त्म हुई थी कि वो उस खूबसूरत औरत को, वो बुढ़िया जो थी, पकड़ कर लाई थी और चीख चीख के बता रही थी कि ये है वो डायन जो मेरे बेटे को खा गई थी, ये है वो चुड़ैल जो मेरे बेटे को खा गई हो। रात सारी पूरे गांव वाले सो नहीं सके थे, और वो औरत जो एक झोंपड़ी में रहती हुई थी, वो बुढ़िया, वो वापस अपने घर में चली गई थी। और सब ने उसको ना सिर्फ वहाँ पे रोते हुए, सिसकते हुए, अपनी बेटे की हर वो चीज़ जो उससे जुड़ी हुई थी उसको उठा के चूमते, गले से लगाते और रोते हुए देखा, बल्कि वो आखिर राज जो उसके सीने में दफन था कि क्या हुआ था उसके बेटे के साथ, क्यों वो गायब हुआ था, वो भी रोते हुए सुना डाली। आज मैं आपको ये जो स्टोरी सुनाऊंगा, कोशिश करूँगा कि इसका रिदम ना टूटे। कहानी तो एक जो भेजने वाला मुझे भेजता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि उसको स्मूथ कर दूं। सवाल तो बहुत सारे जिस तरह पैदा होते हैं ना जी, ये तो यहाँ ये था, यहाँ पे ये कैसे हो गया, तो मैं कोशिश कर रहा होता हूँ मज़ा आपको ऐसा आए। अगर उस तरह जिस तरह लिखा हुआ उस तरह सुनाऊं तो थोड़ा सा आपका रिदम टूट जाएगा, कहानी सुनते हुए आपको मज़ा नहीं आएगा। होती वही है, मैं थोड़ी सी तरतीब आगे पीछे इसलिए करता हूँ कि आपको कहानी का मज़ा आए और स्टोरी इस तरह लगे कि आप खो जाएं। जिस तरह पिछली में सब ने लिखा हुआ तो ऐसे लग रहा था कि हमारे साथ सामने एक फ़िल्म चल रही है और एक मूवी देखते हुए हम उसमें खोए हुए थे। जब कहानी ख़त्म हुई तो पता लगा कि हम वापस आए हैं। तो आज भी कोशिश करूँगा स्टोरी की थोड़ी सी चीज़ें आगे पीछे करूँगा ताकि आपको मज़ा आए। पिछली स्टोरी जो हमने सुनी थी वो सोनू की थी। गांव का एक वो होनहार, खूबसूरत, चांद सा टुकड़ा, ऐसा नौजवान जिससे सब गांव वाले प्यार करते थे। और आज जिस स्टोरी को मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो भी सोनू की तरह ही एक शहजादे की कहानी है, जो सोनू से पहले उस गांव में एक चांद सा टुकड़ा, एक चांद सा मुखड़ा, एक खूबसूरत सा बच्चा पैदा हुआ। ये है उसकी कहानी। वो जो बुढ़िया थी उस गांव की नहीं थी, किसी दूर के गांव से शादी होके वहां पे पहुंची। मियाँ बीवी दोनों खुशी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे। छोटा सा देहात था,
गिनती के घर थे और हंसी खुशी जिंदगी गुजर रही थी कि उनके यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई। वो बेटा क्या था? हूबहू सोनू की तरह खूबसूरत चांद सा टुकड़ा था। जो भी उस बच्चे को एक दफा देखता तो देखता रह जाता और तारीफ किए बिना ना रह सकता कि क्या खूबसूरत बच्चा है, कैसा रंग है, कैसी शक्ल है, कैसा मुखड़ा है। ऐसे लगता है वाकई जैसे चांद का कोई टुकड़ा नीचे उतर आया हो। लाडला था माँ बाप का नहीं, पूरे उस देहात का। जिस घर में भी जाता हर कोई ना सिर्फ उससे प्यार करता बल्कि वो हर घर का चहीता और लाडला हुआ। मियाँ बीवी के यहाँ और औलाद तो ना हुई, सिर्फ यही एक बेटा हुआ, लेकिन वो इस पे दोनों बहुत खुश थे। ना सिर्फ वो सूरत का खूबसूरत था बल्कि सीरत भी बा कमाल थी। लाडला भी था, चहीता भी था, लेकिन जिद्दी नहीं था, फर्मा बरदार था, हर बात को मानता था, माँ बाप का ख्याल रखता था, बचपन से ही लविंग एंड केयरिंग था, केयर करता था। वक्त तेजी के साथ गुजरा और ऐसा वक्त ने पलटा खाया कि बाप की डेथ हो गई। अब उस चांद के मुखड़े के पास था तो सिर्फ एक माँ का रिश्ता था, बाप का रिश्ता इस दुनिया से जा चुका था। माँ ने उस दिन फैसला किया कि मैं अपने बेटे को अब बाप का प्यार भी दूंगी, माँ का प्यार भी दूंगी, इसको बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। गांव वाले ने बड़ा कहा, अभी तुम जवान हो, बच्चा छोटा है, शादी कर लो। तो उसने कहा, अगर मैंने शादी कर ली तो मेरे इस चांद से मुखड़े का ख्याल कौन रखेगा? हो सकता है जो और बाप बने इसका, वो इसको तवज्जो ना दे सके। मुझे इसके अंदर अपना शौहर भी नज़र आता है, इसका मुखड़ा उससे मिलता जुलता भी है। मैं जब भी इसको देखती हूँ मुझे अपने शौहर की याद आती है। मेरे शौहर की मेरे पास निशानी बची है तो यही एक निशानी तो बची है। मैं एक और शादी करके अपने इस चांद से मुखड़े को ज़माने की परेशानियों में नहीं डाल सकती। बारहा समझाने के बावजूद उसने शादी नहीं की और अपने बेटे पर तवज्जो देनी शुरू कर दी। इस बेटे का नाम है फर्जी, राजू रख देता हूं। राजू बड़ा होने लगा, सारे उससे बेइंतहा प्यार करते और वो भी भाग भाग के सबके काम काज करता, सबकी मदद करता, सबका ख्याल रखता। और वक्त का पता ही नहीं लगा कि राजू एक दिन जवान हो गया और माँ बैठी उसको देख रही थी, खुश हो रही थी। जो वो सामने आता हुआ नजर आ रहा था कि आज वो जो छोटा सा बच्चा था आज कैसा गबरू जवान हो गया है, वो माँ की तरफ चलता हुआ आ रहा था और माँ दूर से बैठ के सदके वारी हुई जा रही थी कि मेरा राजू कितना बड़ा हो गया है। अब माँ के दिल में एक ख्याल आना शुरू हो गया, अब मेरा राजू बड़ा हो गया है, मैं उसके लिए कोई एक इसी तरह की खूबसूरत सी लड़की का रिश्ता भी ढूंढूं ताकि अपने राजू को ब्याह सकूं। छोटे छोटे जो देहात होते हैं जहाँ पे गिनती के घर होते हैं, ये उस ज़माने की कहानी है जहाँ पे लोग एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। गहमा गहमी नहीं थी, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल ये चीज़ें नहीं थीं। एक दूसरे का न सिर्फ ख्याल रखते थे खाने का, पीने का, सेहत का, बल्कि कोई अगर मुलाकात ना हो तो घरों तक पहुँच जाते थे। सब खैरियत है कि आपसे मुलाकात नहीं हो सकी, कहाँ हैं, क्यों हैं, कोई बीमार तो नहीं हो गए। तो जो गुज़र बसर थी वो बहुत ही मुख्तसर सी थी, बहुत ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं थीं, सादा सी ज़िंदगी सी, उसमें ज़रूरियात की बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। जो चाहिए होता था वही लोग इस्तेमाल करते थे, इसलिए सब घराने खुशहाल थे। कोई गरीब या कोई अमीर नहीं था, सब एक जैसे थे। अगर किसी के पास ज़्यादा था तो वो दूसरे को दे देता था। ये मैंने अपनी लाइफ से भी ये देखी हुई है। बच्चा था जब मैं, तो ये ज़िंदगी मैंने भी देखी हुई है मोहब्बतों वाली। सब अब माँ को फिक्र हुई कि राजू के लिए कोई रिश्ता ढूंढूं और चांद सी बहू ब्याह के घर ले आऊं। राजू अपने दोस्तों के साथ खेलता, काम भी करता और जब शाम होती तो कुछ टाइम के लिए घर से दूर चला जाता, दोस्तों के साथ घूमता फिरता, रात को वापस आ जाता। क्योंकि माँ का लाडला नहीं था, पूरे गांव का लाडला था, इसलिए हर वक्त सबकी नज़रों में रहता और सब उसको अपना ही बेटा समझते।
एक रात माँ लेटी हुई थी और देखा कि राजू जो हमेशा टाइम पे आ जाता है, आज अभी तक वो घर नहीं पहुंचा। वो इसका इंतज़ार कर रही थी कि दरवाज़ा खुला और राजू अंदर दाखिल हुआ तो माँ एकदम उठ के बैठ गई और कहा, राजू सब खैर है ना बेटा, आज इतना लेट क्यों हो गए? देखा बेटे के चेहरे पे बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा मुस्कुराहट है। और उसने कहा, माँ दोस्तों के साथ कहीं गया हुआ था, ज़रा देर हो गई। माँ तू सो जाया करना। तो माँ परेशान हुई और बेटे को कहा, क्या तू अब इतना बड़ा हो गया है कि तेरे बगैर मैं सो जाया करूं? जो आज तक तेरे बगैर मैं नहीं सोई, जब तक तू घर नहीं आता मुझे नींद नहीं आती, तू आज मुझे ये मशवरा दे रहा है इतना बड़ा हो गया कि तेरे बगैर मैं सो जाऊं? अरे पगले, मैं कैसे सो जाऊं जब तक तुझे देख ना लूं कि तू घर आ गया खैरियत से? मुझे नींद कहाँ आएगी? रात तो गुजर गई, लेकिन माँ के दिल के अंदर एक बात जाग उठी कि बेटा आज रूटीन से ज़्यादा खुश है। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट जो है वो पहले से कहीं ज़्यादा है। ऐसी शौक सी मुस्कुराहट है, ऐसी चुलबुली सी मुस्कुराहट है जो जवान होते गबरू जवान के अंदर होती है, जैसे वो किसी को पसंद कर बैठा हो, जैसे ज़िंदगी का कोई उसको राज मिल गया हो। और उस दौर के नौजवान की खुशी सिर्फ होती भी यही थी कि उसको कोई हसीना पसंद आ गई या उसकी शादी होने वाली है तो उसके चेहरे पर चुलबुली ना सिर्फ मुस्कुराहट आती, शौक चंचल शर्मीलापन होता, बल्कि दूर से दूसरे माँ के अलावा दूसरे भी पहचान लेते कि शादी की बात पे कैसा शर्मा गया है। माँ कहती अक्सर उससे कि सोचती हूँ अब तेरी शादी कर दूँ तो शर्मा के टाल जाता और उठ के चला जाता। लेकिन अब माँ नोट कर रही थी कि बेटा बहुत ज़्यादा खुश है। माँ ने कई दफ़ा उससे बैठ के बात करने की कोशिश की, टाल देता, चला जाता। और एक दिन आखिर माँ ने पकड़ लिया और कहा, नहीं आज तुझसे पूछ के ही रहूँगी, क्या बात है जो तू मुझसे छुपा रहा है? क्या मैं तेरी दोस्त नहीं? क्या मैं तेरी माँ नहीं? या अब तेरे मेरे अंदर इतनी दूरी आ गई है, तू इतना बड़ा हो गया कि माँ से छुपाने लगा है? माँ के इमोशनल ब्लैकमेल करने पर आखिर वो बैठ गया माँ के पास और कहा, माँ मुझे कोई अच्छी लगनी शुरू हो गई है। माँ मैं किसी से प्यार करना शुरू हो गया हूँ। माँ तू ही तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। तूने मुझे इस तरह पाला है कि कोई भी बात ऐसी नहीं ज़िंदगी की जो मैंने तेरे साथ शेयर ना की हो। तो माँ आज मैं तुझे बताना चाहता हूँ, मेरे दिल में कोई बस गई है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। माँ ने पूछना चाहा लेकिन बेटा शर्मा गया, बहुत कोशिश के बावजूद ना बता सका। अब माँ भी बहुत खुश थी। उसने कहा, माँ मैं तुम्हें बता दूंगा, जल्दी बता दूंगा। माँ तुम्हें शायद मैं मिलवा भी दूँ उससे। माँ भी खुश थी कि अगर बेटे ने किसी को पसंद किया तो मुझे और क्या चाहिए। ज़रूरी नहीं मैं अपनी पसंद की शादी करूं, मेरा बेटा जिसको पसंद करता है मैं उसी से उसकी शादी करूंगी। और माँ इस इंतज़ार में रही, बेटा कब बताता है, कब बताता है, कब बताता है। और आखिरकार फिर एक दिन माँ को बिठाना पड़ा और बेटे से पूछना पड़ा, अब भी बता भी देना, क्यों माँ को परेशान कर रहा है, उलझा रहा है? कौन है वो शहजादी जो मेरी बहू बनेगी? तो उसने माँ को बैठ के कहानी सुनाई। उसने कहा, माँ वो इस देहात की नहीं है, वो जो दरख्तों का फलां झुंड है वहां पे उसका घर है, वो वहां पे रहती है। दोस्त के साथ मैं उसी तरफ गया हुआ था तो दोस्त किसी काम से आगे चला गया तो उसने मुझे कहा, रुक मैं अभी आता हूं। राजू वहीं पे खड़ा हुआ था कि दरख्तों के दरमियान बने हुए उस कच्चे से घर पे उसकी निगाह पड़ी तो उसकी जो एक छोटी सी दीवार थी, उस दीवार के ऊपर से एक हसीन चेहरा उसे झांकता हुआ नजर आया। वो था तो उससे कुछ फासले पे, लेकिन इतना जरूर देख सकता था कि कोई चेहरा है जो उसी की तरफ मुसलसल टिकटिकी बांधे देख रहा है। वो जिस जगह खड़ा हुआ था उस जगह से आहिस्ता आहिस्ता उस घर की तरफ चलना शुरू हो गया कि शायद कोई है जो मुझसे बात करना चाहता है, मुझे बुलाना चाहता है, या जिस तरह मुझे कोई देख रहा है। और जब वो करीब पहुंचा तो उसके बाद वो भूल गया कि वो कौन है, कहां पे है, किस जगह पे है। बस एक समा था कि वो देखे जा रहा था और आंखें झपकाना भूल गया था, क्योंकि उसकी आंखों ने जो मंजर देखा था वो दुनिया की हसीनो जमील लड़की खड़ी दीवार के ऊपर से उसको मुस्कुराते हुए देख रही थी। और उसके देखने का अंदाज ऐसा था जैसे वो भी राजू को देख के गुमसुम सी हो गई थी। सिर्फ राजू अपनी जगह पे साकित नहीं था, बल्कि वो भी वहीं पे ही साकित थी। और इस तरह
महवे तमाशाई थी, इस तरह घूर के राजू को देख रही थी, मुस्कुरा के देख रही थी जैसे उसने पहली दफ़ा चांद ज़मीन पे देख लिया हो। और यही हाल राजू का था कि वो भी चांद के टुकड़े को ज़मीन पे दीवार के पीछे से देख रहा था। कुछ लम्हे इसी तरह देखने के बाद राजू को एकदम लगा कि वो दोस्त का इंतज़ार कर रहा है, लेकिन इस वक्त वो कहीं खो गया था और उसकी आंखें जिस मंजर को देख रही हैं वो एक हसीन और जमील परी सी है जो दीवार की उस तरफ है। और उस परी ने शर्माते हुए, मुस्कुराते हुए अपना चेहरा नीचे कर लिया, जैसे वो छुप सी गई हो। उसी लम्हे राजू को महसूस हुआ दूर उसका दोस्त उसके पास आ रहा है। वो समझ गया वो मेरे दोस्त को देख के छुप गई है। दोस्त ने राजू को बुलाया और वापस गांव चले गए। लेकिन वो रात राजू सो नहीं सका, रात सारी सोचता रहा और बार बार उसकी आंखों के सामने जो मंजर आ रहा था एक हसीन और जमील परी सी थी। कुदरत ने जिसको मेकअप किया था, कुदरत ने जिसकी होंठों पे, गालों पे वो तमाम लवाजमात मेकअप के लगा दिए थे, जिसको आज भी कोई देखे तो दोबारा आंखें झपकाना भूल जाए। और वो खुश इस बात पे था कि वो परी भी राजू को देख के इस तरह मुस्कुरा रही थी जैसे उसको भी राजू अच्छा लगा हो। वो रात सारी सो नहीं सका इस उम्मीद में कि जैसे ही शाम होगी मैं वापस जाऊंगा और उसको वहीं पे देखने की कोशिश करूंगा और उससे बात करने की कोशिश करूंगा। सुबह हुई, राजू बेचैनी के साथ इंतज़ार करने लगा टाइम का, और जैसे ही टाइम हुआ वो भागता हुआ जो कुछ ही फासले पे पैदल चल के था, लेकिन गांव से दूर हट के अलग से दरख्तों का एक जंगल सा जो बना हुआ था, वहीं पे वो कच्चा सा घर दूर से ही उसको नज़र आना शुरू हो गया और उसकी दिल की धड़कन तेज़ हो गई। हर कदम जो उस घर की तरफ जा रहा था दिल की धड़कन और तेज़ हो रही थी। और वो ये सोच रहा था पता नहीं आज वो मेरे सामने भी आती है कि नहीं, उसको कैसे पता लगेगा कि मैं आया हूं, मैं कैसे उसको बुला सकता हूं, वो किसी का घर है, आ तो मैं गया हूं बगैर सोचे समझे, वो घर भी सामने आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा है, मैं मिलूंगा कैसे उसको। लेकिन इंतहाई झटका एक और उसको लगा कि दूर से ही उसको नजर आया जैसे उसकी तलाश में आज भी कोई चेहरा वहीं अपनी जगह पे मौजूद हो, राह तक रहा हो राजू की। और वो जैसे जैसे करीब गया तो उसको यकीन आ गया कि वो भी आज वो जो डर रहा था पता नहीं उससे मुलाकात होगी नहीं, शायद वो भी रात सारी सो नहीं सकी थी, वो भी बेचैनी में वहीं खड़ी राजू का इंतज़ार कर रही थी। और राजू जब उसके करीब पहुंचा तो उसके चेहरे पे और मुस्कुराहट फैल गई और उसके मुंह से निकला, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। आज ये पहला लफ्ज़, पहला जुमला था जो राजू के कानों ने सुना था। राजू को अपनी किस्मत पे रश्क आया कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूं, ऐसी हूर परी मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। अगर रात सारी मैं नहीं सो सका तो आंखें उसकी भी बता रही हैं और उसका जुमला भी बता रहा है, कब से मेरी राह वो भी तक रही थी। बस ये एक पहला सिलसिला था प्यारो मोहब्बत का जो दोनों तरफ आग बराबर भड़क उठी थी, इश्क की आग दोनों तरफ जल चुकी थी। राजू को वो परी पसंद आ गई थी और उस परी को राजू। अब एक सिलसिला इस तरह का चल निकला कि उसने राजू से कहा, रोज़ाना नहीं, क्योंकि मेरे बाबू को पता लग गया तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी, तुम इस दिन को इस टाइम पे आ जाया करो, हम दोनों यहीं खड़े होकर बातें किया करेंगे, क्योंकि इन दिनों को बापू घर पे नहीं होता। आज जल्दी से वापस चले जाओ, मुझे बापू का डर है, तुम फलां तारीख को फलां दिन को आ जाना और इन हफ्तों के दिनों में हम मिल लिया करेंगे। अब राजू बगैर किसी को बताए हफ्ते के उन दिनों में उसी घर के पास शाम को पहुंच जाता और वो उसका पहले से इंतज़ार कर रही होती। वो दीवार के उस तरफ खड़ी होती या दीवार के इस तरफ खड़ा होता। उस घर का एक पोर्शन ऐसा था, कच्चा सा घर था जिसके 2 कमरे बने हुए थे और एक सहन सा था, टूटा हुआ सा घर था। एक जगह पे दीवार बहुत नीचे थी, बहुत छोटी सी थी, टूटी हुई थी। उसकी परली साइड पे वो परी खड़ी होती और इस साइड पे राजू। और इनको टाइम का पता ही ना लगता, एक दूसरे को देखते दिल की बातें करते करते कब अंधेरा छाने लगता तो राजू कहता मुझे वापस जाना है और राजू
घर पहुंच जाता। और माँ उन दिनों में नोट कर रही थी कि बेटा बहुत खुश है, उसके चेहरे पे लाली है। अब राजू को सचमुच में उस परी से इश्क हो गया था। उसका मैं फर्जी नाम, मुझे भी उन्होंने कहा उसका नाम याद नहीं, मदर भैया आप फर्जी रख लीजिएगा, रानी ही रख लेते हैं। अब राजू और रानी एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे। दोनों के दिल में शदीद प्यार से भी अगला लेवल इश्क जुनून हो चुका था। राजू चाहता था कि मां से इस मामले में बात करे, लेकिन अभी उसने मना किया था, नहीं अभी किसी से भी कोई बात नहीं करनी, जब वक्त आएगा मैं खुद बता दूंगी कब तुमने बात करनी है। इश्क मोहब्बत इसी तरह चलता रहा, वक्त तेजी से भागता रहा और मां रिश्तों के तलाश में, कभी किसी के घर कभी किसी के घर, यहां तक कि दूर दूर तक उसकी ख्वाहिश थी किसी और देहात से भी अपने बेटे के लिए अगर रिश्ता, लड़की खूबसूरत सी ब्याह कर ला सके। और आखिर वो दिन आ पहुंचा जब मां उसको पकड़कर बिठा चुकी और उससे पूछने लगी कि क्या हुआ, और राजू ने भी दिल की बात बता दी। अब मां की ख्वाहिश थी बेटे से कि मुझे भी उस चांद सी परी अपनी बहू रानी से, जो मेरी होने वाली बहू रानी है, उससे मिलवाओ। और वो टाल जाता, हाँ मां मैं जल्द ही तुम्हारी उससे मुलाकात कराऊंगा। और एक दिन आखिरकार आ ही पहुंचा जब मां के जिद करने पे उसने कहा ठीक है मां, मैं तुम्हें वहां उसके घर लेके चलूंगा, क्योंकि तुम्हारी ख्वाहिश है रानी से मिलने की, तुम उससे मिल लेना, बाद में तुम उससे बापू के से बात करना, उसके बाप से बात करना रिश्ते की, फिलहाल मैं तुम्हें उससे मिलवा देता हूं। बगैर वो उसको बताए अपनी मां को लेके रानी के घर चल पड़ा, क्योंकि वो उसका दिन था मिलने का। और दूर से ही उसने देख लिया रानी अपनी जगह पे मौजूद है, सर उसी तरह दीवार के परली साइड से नजर आ रहा है कि वो उसका इंतजार कर रही है। और रानी ने भी देख लिया कि आज राजू अकेला नहीं है, उसके साथ कोई और भी है। कुछ परेशान सी हो गई। अब वो जब दोनों करीब पहुंचे तो मां ये देखकर हैरान रहेगी कि रानी का चेहरा बहुत परेशान सा हो गया था। और मां इस बात पे परेशान थी कि वो जैसे सोचती थी बेटे के लिए चांद सी बहू लेके आऊंगी, वो तो चांद से भी बढ़ के थी। वो तो वाकई ऐसी थी जिसको एक दफा कोई देख ले तो देखता ही रहे। मां गुमसुम खड़ी उसको देख रही थी, ये भूल गई थी कि रानी परेशान सी है। तो राजू ने कहा मां कैसी लगी तुम्हें तुम्हारी होने वाली बहू? तो मां एकदम से होश में आई और एकदम से उसने कहा बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी। तो एकदम से रानी की आवाज आई, आज जल्दी बाबू घर पे आने वाले हैं, आज मैं आप लोगों से नहीं मिल सकूंगी। तो इतनी देर में तारुफ करा चुका था राजू कि ये मेरी मां है और अपनी तुम्हें देखने के लिए आना चाहती थी, तो मैं तुम्हें बगैर बताए एक सरप्राइज देने के लिए यहाँ पे ले आया था। तो उसने कहा माँ जी को जिस तरह एक रेस्पेक्ट होती है, आदाब या जो भी करते हैं, नमस्ते जो भी उनका एक था, वो उसने किया। लेकिन वो परेशान इस बात पे थी, उसने अपनी परेशानी का इजहार किया कि आज बापू जल्दी घर पे आने वाले हैं, आज मैं माजरत करूँगी, मैं आज नहीं मिल सकूँगी, दोबारा जल्द ही इंशाल्लाह मैं माँ जी से मिलूंगी। और माँ ने अपनी बहू को खड़े खड़े देखा, उसकी मजबूरी को समझा और उसको भी अंदाज़ा हो गया कि जिस तरीके वो माँ आई है बेटे के साथ, तो इन इलाकों की एक रस्म व रिवाज होती है कि इस तरह नहीं मिला जाता घरों में, बाकायदा एक रिश्ता लेने के लिए भी घरों के अंदर आया जाता है, बड़ों से मिला जाता है। और वो समझ गई कि मेरी ख्वाहिश थी, बच्चा मजबूर हुआ, मुझे लेके आ गया, मैं अब दोबारा से आऊँगी और बाकायदा रिश्ता मांगूंगी। और माँ बेटा वापस आ गए। बेटा तो बहुत खुश था कि माँ से भी मिलवा लिया, और माँ भी खुश थी कि वाकई चांद सी बहू है। परेशान सी तो सिर्फ रानी थी, जिनको बगैर बताए दोनों ये आ गए थे और वो बहाना बना गई कि मेरा बापू आने वाला है, आज मैं नहीं मिल सकती। अगले दिन जब वो अगली तारीख पे जो भी उनका दिन था, राजू से मिलने के लिए गया तो रानी ने कहा तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो माँ को लेके आने वाले हो। उसने कहा मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। उसने कहा अगर मेरा बाप आ जाता तो? तुम्हें नहीं पता, मैं कई दफ़ा तुम्हें बता चुकी हूँ मेरा बाप कितना सख्त है, मैं इसलिए बाहर आज तक नहीं आ सकी। तुम्हें अपनी मजबूरी बता चुकी हूँ कि मेरे बाहर आने पर मेरे बाप ने मुझे देख लिया तो मुझे मार डालेगा। मुझे वो मारता नहीं है लेकिन मुझे घूरता इस तरीके। वो इस तरह राजू को कहानी सुना चुकी थी कि वो एक सख्त तबीयत बाप की बेटी थी।
और वो बहुत शदीद डरती थी बाप से। और वो इस दीवार के ऊपर इस तरह खड़ी होती थी कि दूर से ही अगर कहीं उसका बाबू आ जाए तो वो देख ले और इसको कहे जल्दी से चले जाओ। तो राजू उसको इस मजबूरी को समझ चुका था कि वो बाप से बहुत डरती है, इसलिए कभी वो उससे बाहर मिलने के लिए नहीं आई। और वो क्योंकि बहुत ही शरीफ लड़की है, बापर्दा लड़की है, तो इसलिए दीवार की उस तरफ खड़े होकर मुझसे बात कर लेती है। आज तक उसने किसी लड़के को देखा ही नहीं, जिसको पहली दफ़ा किसी को देखा है तो वो राजू था। और वो उसको देखते ही देखते उस पर दिल और जान निछावर कर बैठी थी, इसलिए वो दिल के हाथों मजबूर होकर राजू से मिल रही थी। वरना उसका कहना यह था, रानी का, मैंने आज से पहले कभी लड़कों को इस निगाह से देखा ही नहीं था, क्योंकि कभी घर से मैं निकली ही नहीं हूं। पहले शख्स हो जिसको मैंने तुम्हें इस तरह दीवार के पीछे से खड़े होकर देखा और दिल दे बैठी हूं। बस अब दिल के हाथों मजबूर होकर तुमसे मिल भी लेती हूं, जबकि ये खौफ भी है मेरे बाबू ने देख लिया तो मुझे मार डालेगा। और इस बात का उसको भी दुख था कि किसी तरीके मेरी शादी हो जाए, वरना ये ना हो कि इसका बाप इसको मार डाले या यहां से ले जाए किसी और इलाके में। वक्त गुजर रहा था और माँ भी घर बैठी अब फैसला कर रही थी, इतनी खूबसूरत बहू, इससे पहले कि कोई और रिश्ता मांग ले या इससे पहले कुछ देर हो जाए, क्यों ना मैं भी जल्दी से तैयारी करूं और बेटे को राजी करके रिश्ता मांगने उसके बाप के पास जाऊं और उससे रिश्ता मांगूं। बेटे ने कहा, जल्द ही मैं आपको रानी से बात करके बताता हूं कि आपने कब जाना है, उसके बाद आप जरूर रिश्ते के लिए जाइएगा। कुछ दिनों के बाद बेटे ने मां से इजाज़त मांगी, मां मेरे दोस्त 2 दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं, देहात से बाहर जा रहे हैं, फलां देहात, एक दोस्त है वहां पे उन्होंने बुलाया है, तो मां अगर तेरी इजाज़त है, वो उसने मिलना चाह रहे हैं, अगर तेरी इजाज़त हो तो मैं भी उनके साथ चला जाऊँ। और ये पहला मौका था वो जब इस तरह मां से इजाज़त मांग रहा था किसी और देहात में रात गुजारने के लिए, 1 या 2 रातें वो वहीं पर रहना चाह रहा था। मां के बगैर आज तक वो कभी कहीं नहीं गया था, ये पहला मौका था। मां ने भी बेटे को देख के कि जवान हो गया है, दोस्त है, और पहली दफा उसने इजाज़त मांगी, इसको जाने देना चाहिए। उसने कहा, मां दोबारा नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे जाने दे। मां बेटे के बगैर रह नहीं सकती थी जब तक उसको रात को देख ना ले, उसका दिल डरता था। लेकिन मां थी, बेटे की मोहब्बत के आगे मजबूर होकर उसने इजाज़त दे दी और वो 2 रातों का कह के अपने दोस्तों के साथ दूसरे देहात चला गया। मां के दिल में आई, मैं भी क्यों ना बेटे को सरप्राइज दूं, उसके आने से पहले पहले रानी के बाबू के पास जाऊं और उससे जाके उसका रिश्ता मांग के आऊं। जब वो वापस आए तो उसको मैं बताऊं कि तुम्हारी शादी के लिए मैं रिश्ता मांग आई हूं, उसके बाबू ने तुम्हारे लिए हां कर दी है। अगले ही दिन उसकी मां तैयार हुई और इस नीयत से कि उसके बाप से आज मैं रानी का रिश्ता मांगूंगी, उस तरफ चल पड़ी। वही बाप थी, वही मां थी, उसी ने पाला था राजू को, और आज वो बाप और मां दोनों रिश्तों के साथ रानी की मां से, बाप से मिलने के लिए जा रही थी। चलते चलते उसको रानी का घर दूर से नजर आ गया, जो बेटे ने दिखाया था। वो दरवाजे पर पहुंची, दरवाजा तो उस घर का था लेकिन कुछ टूटा हुआ सा था। दरवाज़ा खटखटाती रही, कुछ देर के अंदर से कोई आवाज़ है उसके बाप की या रानी की, तो मैं अंदर जा सकूं। काफ़ी देर का दरवाज़ा खटखटाने पे अंदर से कुछ भी जवाब ना आया। तो राजू की मां ने सोचा, मैं क्यों ना अंदर ही चली जाऊं, जो भी है मैं उनसे मिल लेती हूं, रानी बिटिया से भी मुलाकात हो जाएगी, अगर उसका बाबू हुआ तो आज मैं उससे रिश्ता भी मांग लूंगी। उसने दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, खुला हुआ ही था, और वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। अंदर दाखिल होते ही उसके जिस्म को जो सबसे पहला झटका लगा वो ये था कि जिस घर में वो दाखिल हो रही है वो घर तो बिल्कुल खाली, टूटा फूटा पड़ा हुआ है। दरवाजे से दाखिल होते ही जिस चीज़ ने उसका इस्तकबाल किया वो जाले थे जो दरवाजे के आगे ही इस तरह बंधे हुए थे कि यहां आज तक कोई आया ही नहीं है। वो जूं जूं कदम आगे बढ़ा रही थी, उसकी दिल की धड़कन तेज हो रही थी, यहां तक कि वो कमरे के सामने पहुंच गई, क्योंकि वो खौफजदा सी हो गई थी। घर की हालत बताती थी कि यहां तो रहता ही कोई नहीं है, कोई सामान ही नहीं था, वो तो खाली सा घर था। यहां तक कि कमरे के पास पहुंच के उसको अंदाजा हुआ वो कमरा नहीं है, वो खाली एक वीरान सा जालों से भरा हुआ एक कमरा है, जहां पे कोई सदियों से नहीं रहा।
और वो कांपते दिल के साथ जब दूसरे कमरे की तरफ गई तो उसका भी वही हाल पाया, कब का बंद दोनों कमरे जिसमें जाले जाले बने हुए थे और चींटियों के जिस तरह घर बने होते हैं वो सारे घर दीवारों के ऊपर बने हुए थे। जिस तरह एक लाइन सी आ जाती है, मट्टी के ऐसे घर होते हैं, लंबी लंबी लाइनें होती हैं और वो उन जगहों पे ही बनते हैं। मैंने राज प्रोग्राम में भी कई दफ़ा दिखाया जहाँ पे रिहाइश नहीं होती इंसानों की। अब उसकी दिल की धड़कन तेज थी कि या ये माजरा क्या है, यहाँ ही तो मेरा बेटा मुझे लेके आया था, यहीं तो रानी से मैंने बाहर खड़े होकर इस दीवार के बाहर मेरी मुलाकात हुई थी, क्योंकि अब उस सहन में खड़ी उस दीवार को देख रही थी जिस साइड पे रानी खड़ी थी और दूसरी साइड पे वो, और वो देख रही थी, सोच रही थी यहीं रानी थी और उस साइड पे मैं, लेकिन ये जगह तो देख के ही लगता है यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। वो कांपते धड़कते दिल के साथ, कांपती टांगों के साथ, उसका पूरा जिस्म खौफ से कांप रहा था। वो जैसे ही दरवाजे के बाहर पहुंची, अभी दरवाजे से के बाहर वो निकलने ही लगी थी तो उसने देखा रानी बाहर खड़ी है। और आज वो जो चांद सी परी, चांद का टुकड़ा खूबसूरत सी रानी थी तो वैसी अपनी उसी शक्ल में, लेकिन बहुत ही गुस्से में बाहर खड़ी थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं और उसने राजू की मां की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, तुम्हें किसने इजाजत दी है मेरे घर के अंदर आने की? आज उसका लहजा एक खूंखार लहजा था, वो बहुत गुस्से में थी। राजू की मां जो पहले ही कांप रही थी उसकी आवाज से और लरज गई। तो उसकी मां ने पूछा, कौन हो तुम? क्योंकि उसकी मां के दिल में 100 सवालात पैदा हो चुके थे कि ये क्या माजरा है, कौन है ये लड़की। उसने कहा, कौन हो तुम? उसने कहा, हां मैं वही हूं जो तुम सोच रही हो। बस इतना कहूंगी, आज के बाद इस घर की तरफ कदम मत बढ़ाना और जा, चली जा, दोबारा वापस यहां ना आई। आज तुझे जाने दे रही हूं, दोबारा तुझे कभी नहीं जाने दूंगी, जा, चली जा। उसकी मां की हालत इतनी खौफ से पहले ही बुरी थी और वो इस तरह के जब जुमले बोल रही थी कि आज तुझे जाने दे रही हूं, दोबारा नहीं जाने दूंगी, जा, चली जा, कि उसको समझ नहीं आ रही थी वो बोले तो क्या बोले, कहे तो क्या कहे। वो जल्दी से बाहर निकली और बगैर मुड़े, बगैर पीछे देखे उसने एक तरह से तेज तेज चलना शुरू कर दिया कि वो जल्दी से अपने घर पहुंचे। जब उस घर से काफी दूर हो गई और उसके अवसान थोड़े से बहाल हुए जो खता हो चुके थे, वो बहुत ज्यादा डरी हुई, कांपती हुई जब अपने घर के करीब पहुंची और घर गई तो अपने बिस्तर पे ढह सी गई, गिर सी गई, जैसे मदहोश सी हो गई हो, बेहोश सी हो गई हो। थोड़ी देर बाद होश आया, पानी पिया तो बैठ के सोचना शुरू हो गई कि ये मेरा बेटा कहां फंस गया, कौन थी ये जिसको मैं देख के आया हूं, कैसा घर था और मेरे बेटे को कुछ पता ही नहीं है। अब वो इस इंतजार में थी कि बेटा घर पहुंचे और उसको मैं सारी सूरत हाल बताऊं और अपने बेटे को बचा लूं इस बला से, ये जो भी बला है। क्योंकि उसको नहीं पता था अभी तक कि ये कोई चुड़ैल है, वो ये समझ गई थी ये कोई जिन है, भूत है या कोई और मखलूक है, क्योंकि वो घर बताता था यहां कोई इंसान नहीं रहता। तो फिर वो कैसे अपने उसके बेटे के साथ वहां पे दीवार की उस साइड पे खड़े होकर बात करती थी। 2 रातें गुजर गई, बेटा वापस ना आया। वो 2 रातें मां सो नहीं सकी और जब दूसरी रात भी वो नहीं आया दिल ने किया कि रात को ही उठ के जाके बेटे का पता कराए, लेकिन पता था कि सब सो रहे हैं, लोग जल्दी सो जाते हैं। जैसे ही सुबह हुई मां उठी और भागती हुई दोस्तों के पास पहुंची और कहा, तुम लोग कब वापस आए? उन्होंने कहा, कहां से? उसने कहा, तुम और राजू फलां जगह पे नहीं गए हुए थे? उन्होंने कहा, नहीं हम तो गए ही नहीं। क्या मतलब है आपकी बात का? तो उन्होंने कहा, मुझे राजू इस बात की इजाजत लेकर गया था कि तुम लोग 2 रातों के लिए, 1 रातों के लिए फलां देहात में जा रहे हो अपने किसी दोस्त के पास और उसके बाद वापस आओगे, मैं राजू का इंतजार कर रही हूं, राजू कहां है? उसने कहा, नहीं हम तो कहीं गए ही नहीं है, मैं तो 2 रातों से अपने घर ही हूं, मैं तो कहां से हिला ही नहीं हूं, ना ही राजू ने मेरे साथ कोई प्रोग्राम इस तरह का बनाया था। अब मां का कलेजा बाहर आ गया कि ये मैं क्या सुन रही हूं, बेटा तो इनके साथ गया ही नहीं, तो बेटा 2 रातों से कहां है? मां तड़पना शुरू हो गई और एक बात उसके दिल के अंदर जो थी शदीद ये थी, बेटा कहीं गया हो या ना गया हो, वहीं गया होगा।
दोस्त से मिलने के बाद माँ ने दौड़ लगाई, हाँफती कांपती, जितनी तेजी के साथ पहुंच सकती थी। अब उसके अंदर खौफ भी था, डर भी था, लेकिन एक जुनून भी था एक माँ का। वो अपना बेटे के पीछे भाग रही थी। खौफ डर के बावजूद जो उसका जुनून था, माँ ने दरवाज़ा तेजी के साथ खोला और अंदर दाखिल हुई तो अंदर कोई भी नहीं था। घर खाली पड़ा हुआ था, वैसा जैसा पहले माँ ने देखा था। माँ माँ होती है। जब उसको घर के अंदर कोई नहीं मिला तो माँ ने चीखना शुरू कर दिया, कहाँ है तू, मेरे सामने आ, मेरा बच्चा कहाँ है, मैं बच्चा लिए बगैर वापस नहीं जाऊंगी, कौन है तू, मेरे सामने आ, जो भी करना है आज मुझसे आके बात कर। और माँ इस तरह की हिस्ट्रियाई पागलपन जैसी कैफियत के अंदर कई घंटे वहीं पे इसी हालत में रही कि माँ ने देखा जो बैठी हुई थी इस तरह हिस्ट्रियाई अजीब सी पागलपन जुनूनी कैफियत में कि दरवाज़ा खुला और उसने रानी को अंदर आते देखा। वो माँ जो इस वक्त डरी हुई भी थी, सहमी हुई भी थी, लेकिन उस पर जुनून तारी हो चुका था, भागते हुए गई और उसने रानी का गिरबान पकड़ने की कोशिश की। तो रानी ने माँ को ऐसे हाथ टच किया कि माँ उड़ती हुई दूर जाके गिरी। और उसी लम्हे माँ दोबारा खड़ी हुई, दोबारा हौसला जमा किया, क्योंकि उसके अंदर एक जुनून था बेटे का। इस बात का तो उसको अंदाजा हो चुका था कि जो उसने इस तरह हाथ उसको टच किया था और जितनी पावर से वो जाके गिरी थी, ये किसी इंसान का हाथ नहीं था। इसके बावजूद भी माँ हौसले से खड़ी हुई, अपने खौफ, परेशानी, टेंशन को साइड पे रख के फिर उस पर जुनून सवार हुआ बेटे का। और दोबारा से गुस्से में खड़ी हो गए। माँ ने दोबारा जब रानी की तरफ कदम बढ़ाए तो उसी लम्हे उस आंखों ने देखा कि रानी वहां से उसकी आंखों के सामने एकदम रानी ने छलांग मारी और छलांग मार के वो जो कमरा बना हुआ था कमरे की छत पर जाकर खड़ी हो गई। और हंसते हुए, जोर जोर से हंसते हुए उसने कहा, हाँ पकड़, मुझे पकड़ना चाह रही है ना, ले पकड़ ले मुझे। और माँ जिसको पहले ही यकीन हो चुका था ये कोई डाइन है, ये इंसान नहीं, कोई जिन है, कोई चुड़ैल है, कोई भूत है, अब उसका अमली मुजाहरा भी देख चुकी थी कि एक छलांग उसने लगाई और छत के ऊपर जिस तरह उड़ती हुई जाकर वो खड़ी हुई, वो कोई इंसान नहीं थी। माँ ने रोते हुए चीखते कहा, कहाँ है मेरा बेटा? उसने कहा, मेरे पास है, मैं उससे प्यार करती हूं, मुझे भी राजू से इश्क है, लेकिन वो मेरे राज को नहीं जानता। वो भी मुझसे प्यार करता है, लेकिन तू मेरे राज को जान चुकी थी। उस दिन तू ना आती तो राजू तेरे पास होता। मैं उसको दूर लेके जा रही हूं, तुझसे बहुत दूर। लेकिन सुन, मेरी बात सुन, अगर तूने मेरे बारे में, राजू के बारे में देहात वालों को, गांव वालों को बताया तो तू राजू को कभी जिंदा नहीं देख सकेगी। मैं तेरे राजू को मार दूंगी। तू चाहती है ना कि राजू जिंदा रहे, तो जा, खामोश हो जा और आज के बाद जबान मत खोली। मेरे बारे में या राजू के बारे में किसी से कोई बात मत करें। जिस दिन तूने जबान खोली उस दिन मैं राजू को मार दूंगी। मैं आज सिर्फ तुझे इतना बताने के लिए आई हूं कि राजू ठीक है, खुश है, मेरे साथ है, मैं उसको ले गई हूं। लेकिन अगर तूने कोई बेवकूफ़ी की तो उसकी जिम्मेदारी तेरे ऊपर होगी। जिसको तू जिंदा देखना चाहती है अपने बेटे को, फिर जिंदा नहीं रहेगा। और उसके बाद वहीं से उसी कमरे के ऊपर से माँ ने, उस रानी ने छलांग लगाई और माँ के सामने ही गायब हो गई। रानी वहां से अब जा चुकी थी। वो कच्चा टूटा फूटा सा घर जालों से भरा हुआ, हर तरफ जाले ही जाले लगे हुए थे, हर तरफ उदासी वीरानी थी। जिस तरह वो घर टूट फूट का शिकार था, उसी तरह अब उस घर में खड़ी वो अकेली माँ भी अंदर से टूट फूट का शिकार हो चुकी थी। उसका वो जिगर का टुकड़ा, उसका वो चांद सा मुखड़ा, उसका वो चांद सा बेटा राजू, वो डाइन लेके जा चुकी थी। और जाते हुए कह गई थी, मेरे पीछे ना आना, ना किसी को बताना, नहीं तो बेटे को जिंदा नहीं कभी देख सकेगी। जब तक तू नहीं बताएगी वो जिंदा रहेगा। ये फिक्रे उसके दिमाग में बार बार गूंज रहे थे, यहां तक कि मां को चक्कर सा आया और जमीन पर गिरी, बेहोश हो गई। कितनी देर वहां पर पड़ी रही। जब आंख खुली तो देखा हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है।
आंखें थोड़ी देर तक जब अंधेरे को देखने की आदी हो गई तो उसको पता लगा किसी टूटे हुए घर में वो पड़ी है। तो उसको याद आया कि वो हाँ आखिरी लम्हा था जब वो रानी इस छत से गायब हुई थी, तो वो यहीं पे खड़ी थी और सोचते सोचते वो गिरी थी और उसको अंदाज़ा हुआ वो बेहोश हो गई थी और उसको नहीं पता वो कब तक वहाँ पे पड़ी रही। वो उठी उस जगह से और उसको नहीं पता टाइम कितना हो चुका था, लेकिन इतना था कि रात गहरी हो चुकी थी। उस मां के अंदर सब कुछ खत्म हो चुका था, खौफ, डर, परेशानी, अंदर कुछ बचा ही नहीं था। जीने की जुस्तजू भी खत्म हो चुकी थी। मां जिंदा लाश बन चुकी थी, मां मर चुकी थी। अब उसके अंदर उस घर की हैबत, डर, खौफ भी नहीं था। वो वहां से उठी, मुर्दा कदमों के साथ आहिस्ता आहिस्ता चलती चलती, चल तो अपने गांव की तरफ पड़ी, लेकिन उसको नहीं पता था वो किस तरफ जा रही है। जब वो घर के करीब पहुंची तो उसका खून से रोता तड़पता दिल, खून के आंसू रोता दिल उसको कह रहा था उस घर में मत जाना, वहां राजू की यादें बसी हैं, वहां राजू रहता है। वो तो उसको लेके जा चुकी है, लेकिन उस घर में अब भी राजू रहता है। और फिर उसने धाड़े मारकर रोना शुरू कर दिया। रो 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 कर जब वो थक गई तो जिस जगह बैठी थी उसी जगह दोबारा सो गई। जब सुबह हुई, गांव वाले आए तो उन्होंने देखा कि वो जो हंसमुख वाली औरत थी, जो सबका दिल रखती थी, जो खुश रहती थी, शौहर के मरने पे भी रोने के बाद उसको हौसला आ गया था, कभी टूटी नहीं थी। बेटे को उसने माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था, सबका ख्याल रखने वाली, आज एक जगह पे इस तरह मट्टी में लथड़ी हुई पड़ी है कि पूरे जिस्म पे मट्टी है, कपड़े मैले हैं, और घर के बाहर इस तरह पड़ी है जैसे गिरी है और बेहोश हो गई है। सारे जमा हो गए, उसको उठाया और उससे पूछा क्या हुआ। तो वो सारे ये देख के हैरान रह गए कि वो ना किसी को पहचान रही थी, ना किसी से बात कर रही थी, सिर्फ खामोश थी। और जब आंखें खोलती थी तो इस तरह टिकटिकी बांधे एक जगह पे देखती थी जैसे कोई बैठे बैठे बुत सा बन गया हो। गांव वालों ने पूरी कोशिश की उससे पूछ सकें क्या हुआ है, क्या मसला है, क्या बात है, लेकिन किसी को भी उसने जवाब नहीं दिया। ऐसा लगता था जैसे वो अंदर से मर गई है, बोलना भूल गई है, देखना भूल गई है, बात करना इसको आता ही नहीं, ये कोई नीम पागल सी औरत है। और फिर यही हुआ, गांव वालों ने जो देखा कि फिर वो कभी अपने घर में दाखिल नहीं हुई। जिस जगह पड़ी थी फिर वही उसका ओढ़ना बिछोड़ना हो गया, वहीं सो जाती, कोई खाने को देता तो खा लेती जहर मार के कुछ लुकमे और वहीं सो जाती। गांव वाले शुरू में तो परेशान हुए कि क्या हुआ है, बेटा भी इसका नज़र नहीं आ रहा और अपने ये घर की तरफ नहीं जा रही। इतना तो सबको अंदाज़ा हो गया था कि इसका बेटा कहीं चला गया है, तो माँ टूट गई है, बिखर गई है, कुछ ना कुछ हुआ है। और यही हुआ, वहीं पे ही उसकी झोंपड़ी बन गई। जिस कमरे के करीब बाहर वो सोती थी वो कमरा उसी को मिल गया और उसी की झोंपड़ी मिल गई। और गांव वाले खाना पीना, छोटा सा तो गांव था, उसका ख्याल रखने रहे। मौसमी कपड़े गर्म सर्दियों में और गर्मियों के जिस तरह होते उसको कपड़े भी देने लगे, खाने पीने का सामान देने लगे। और फिर एक वो सब आंखों ने देखा कि वो हंसने मुस्कुराने वाली चांद से बेटे की जो माँ थी वो अब बुत बन चुकी थी, जिंदा लाश बन चुकी थी। कभी कभी दूर कहीं चली जाती और नजर ही ना आती, वापस आती तो गांव के दरमियान में जो एक चबूतरा सा बना हुआ था, चौक सा बना हुआ था, जिसको मैंने पिछले दफा मुंडेर कहा, किसी ने मुझे बड़ा अच्छा जुमला बताया कि उसको चबूतरा कहते हैं। तो उस चबूतरे पे बैठ जाती और तकती रहती इस तरह रास्ते को जैसे किसी के आने का इंतजार हो। अब वो एक जिंदा लाश सी थी और कभी कभी गायब हो जाती, नजर भी ना आती। शुरू में लोगों ने बहुत कोशिश की, जब सब नाउमीद हो गए कि नहीं इसको जिंदगी की तरफ वापस लौटाना मुश्किल है, तो सारे खामोश हो गए और उसको उसके हाल पे छोड़ दिया। लेकिन इतना सबको समझ आ गई थी, बेटे की जुदाई ने पागल सा कर दिया, अब ये पागल हो गई है। अब किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी थी। फिर वही हुआ, एंड पे जब उसने गांव वालों को कहानी खुद से सुनाई तो उसने बताया कि राजू तो मुझसे दूर चला गया,
लेकिन मैंने अपने अंदर एक जुनून, एक जज्बा, एक हिम्मत, एक फैसला कर लिया था कि इस घर में उस वक्त तक नहीं घुसूंगी जब तक मैं उस रानी को पकड़ ना लूं, जब तक उससे मैं अपना बेटा ना वापस ले लूं। मेरी जिंदगी का कोई अब मकसद नहीं है तो यही है, उस रानी को पकड़ना जो मेरे बेटे को ले गई है। क्योंकि उसको नहीं पता था उसका बेटा कहां है, और उसने चुप इसलिए साध कर ली थी कि अगर मैंने गांव वालों को बता दिया तो मेरे बेटे को कुछ कर ना दे वो डाइन, वो चुड़ैल। अब एक मां के अंदर खौफ खत्म हो चुका था। वो रातों को निकल जाती, कभी चबूतरे पे बैठ के जाती, कभी दूर दूर निकल जाती, हर उस जगह पे रानी को ढूंढने की कोशिश करती जहां पे उसको शक होता कि रानी यहां पे मिल सकती है। उसकी आंखों ने रानी को तो अभी तक नहीं ढूंढा था, लेकिन और भी बहुत सारे राज थे जिनसे वो वाकिफ हो गई थी। वो ऐसी ऐसी जगहों पे भी गई जहां पे उसने सुन रखा था कि ये जगह भारी हैं, हॉन्टेड हैं, यहां पे मखलूक रहती है, तो वो ऐसी जगहों पे भी चली जाती ताकि रानी को ढूंढ सके। और कई दफा उसने वो मखलूक जो अनदेखी मखलूक थी कई रूप के अंदर देखी। अब तो उसकी आंखें ये भी समझना शुरू हो गई थी कि ये जिन है, ये भूत है, ये क्या है। अब उसके अंदर जिन भूत का भी खौफ नहीं रहा था, जबकि किसी ऐसी जगह पे जाती थी और वहां पे इस तरह की मखलूक होती थी तो उससे दूर चली जाती थी। एक रात वो इसी तरह बाहर निकली और चबूतरे के पास आके बैठने लगी तो उसने देखा गांव का एक और खूबसूरत नौजवान जिस पे उसकी आंख थी, वो उसको कभी महसूस नहीं कराती थी, लेकिन वो इस बात से वाकिफ हो चुकी थी कि वो जो मेरी खूबसूरत से चांद से मुखड़े राजू को लेके गई है, कहीं अब इस गांव के सोनू को जो मेरे बिल्कुल बेटे की तरफ है, बिल्कुल बेटे की तरह, इसको ना ले जाए। और एक रात जब वो इस तरह चबूतरे पे बैठी थी तो उसने सोनू को बाहर खड़े हुए देखा, और सोनू चलता हुआ जब उसके पास आया और उसने देखा कि सोनू है तो उसकी आंखें गुस्से में इसलिए लाल हो गई थी कि उसको गुस्सा था कि ये बच्चा नहीं जानता कि वो जिस तरह मेरे लाल को ले गई है कहीं इसको ना ले जाए। तो उसने गुस्से में सोनू से कहा था, इशारा किया था कि अंदर चला जा। और फिर एक दिन वो ढूंढते ढूंढते एक दरख्त की टहनी पे जाके बैठी हुई थी रात के टाइम में, तो उसने सोनू को आते हुए देखा, कुछ खाते हुए आ रहा था, और उसने देखा एक सामने कुतिया सी जो फिर रही थी। वो जानती थी कि ये कुतिया नहीं है, ये कोई और मखलूक है जो रूप धार के फिर रही है। हर वो जानवर जो उसकी आंखों के सामने आता था तो वो पहचान लेती थी ये जानवर है या कोई और मखलूक, क्योंकि उसकी रातें गुजरती ही ऐसे वीरानों में थी, ऐसे जगहों पे थी जहां पे उसको यकीन होता था यहां पे ये मखलूक रहती है, क्योंकि उसको था जहां पे ये इस तरह की मखलूक है शायद रानी भी कहीं किसी दिन मुझे वहीं पे मिलेगी। और जब उसने सोनू को देखा कि वो उस कुतिया के साथ खड़ा होके उसको खिलाने लगा है तो वो समझ गया कि ये क्या करने लगा है। तो उसी वक्त उसने छलांग मारी दरख्त की टहनी से और नीचे उतरी, और उसने राजू से कहा, राह चलते हुए इस तरह की चीजों के पास ना खड़ा हुआ कर, जा, चला जा। और राजू उसकी गरजदार आवाज सुनकर खौफजदा हो गया सोनू, और सोनू वहां से अपने गांव की तरफ चल पड़ा। यह दूसरा वाकया था जो उसका आमना सामना इस तरह सोनू के साथ रात को हो रहा था। लेकिन उसके दिल को तसल्ली ना हुई कि जिस मखलूक को रानू कुतिया समझकर खिला रहा था ये फिर कहीं सोनू को नुकसान ना पहुंचा सके। वो चलती चलती वो भी सोनू के पीछे गांव के अंदर पहुंच गई, और वही उसका जो शक था दुरुस्त साबित हुआ कि वही कुतिया अभी भी सोनू के पीछे जा रही थी। अब उसके दिल में यह भी एक वहम सा पैदा हुआ, कहीं ये कुतिया रूप धार कर तो नहीं आई हुई, शायद ये रानी तो नहीं। तो उसने एक बड़ा सा पत्थर उठा लिया, और जैसे ही राजू ने मुड़ के देखा तो उसने देखा पीछे वो कुतिया है और उसके पीछे वो बूढ़ी सी औरत खड़ी हुई है। इतना तो वो जानती थी कि ये कुतिया नहीं है, ये कोई और मखलूक है, लेकिन दिल में एक शक सा ये था कि कहीं रानी तो नहीं। और वही हुआ जब उसने पत्थर उठाकर उसको मारा
और जिस तरह वो कुतिया वहाँ से गायब हुई तो उसका शक यकीन में बदलने लगा कि शायद आज ये रूप धार कर इस नौजवान के पीछे आई है। तो आज उसने फिर धीमा लहजा करके राजू से कहा था, सोनू से कहा था कि जा अंदर चला जा। और सोनू भी डर गया था ये मंजर देख के कि जिस तरीके जितनी तेजी के साथ वो कुतिया गायब हुई थी उसको पता लग गया था ये कुतिया नहीं कोई और मखलूक है। अब उस मां को इतना यकीन आ चुका था कि मैं करीब पहुंच चुकी हूं। जिस तरह मैंने जंगलों में, वीरानों में, खंडरात में, हर उस जगह पे रातें गुजारी हैं उस रानी के चक्कर में, और आज जिस तरह ये कुतिया गायब हुई उसके दिल में एक वहम सा पैदा हो गया था कि मैं आज करीब पहुंच चुकी हूं, मैं रानी को पा लूंगी, मैं रानी को ढूंढ लूंगी। वक्त तेजी से गुजरा। सोनू जिसको बुखार हुआ, वो कुत्ते वाला वाकया उसने माँ को बताया, वो परेशान सा हुआ, कुछ दिन रहा, वो चला गया। और आखिरकार एक रात ऐसी आ ही गई, वो रानी उसी गांव के अंदर रात को दोबारा पहुंची। आज वो आई थी ये देखने के लिए कि अब मैं किस नौजवान को अपनी हसीन शक्ल में उलझा के फंसा सकूं। वक्त बहुत गुजर चुका था, वो जवान औरत से वो मां बूढ़ी हो चुकी थी। एक दफा मां के दिल में शक गुजरा था कि वो कुतिया शायद रानी ना हो, उसके अलावा मां को अभी तक कोई सुराग नहीं मिला था। लेकिन मां मां होती है, वो आज भी ढूंढती फिर रही थी। वो रातों को सोती थोड़ी थी, दिन के टाइम कभी कभी सो जाती थी, रातें तो वो बैठ के जागती थी कि किसी तरीके मैं रानी को पकड़ लूं, मेरा राजू मेरे पास आ जाए। वो भी एक सर्दियों की रात थी। जिस तरह वो बैठती थी आज उसका दिल अजीब सा था। शाम को वो रोई भी बहुत थी, उसका दिल भर आया था। कहीं गांव वाले उसको रोता ना देख लें, वो दूर जाके रोई थी। खाया भी कुछ नहीं था। वापस आई, आज चबूतरे को जाने को दिल भी नहीं कर रहा था। तो वो चलते चलते गांव से थोड़ा सा दूर जाकर अंधेरे की एक जगह पर बैठ गई। अभी वो बैठी ही थी कि उसको लगा कि कोई उसके गांव के अंदर दाखिल सा हुआ है। वो बुत बनी वो मां, वो नीम पागल सी मां जिसको सारे पागल ही समझते थे, उसने सर उठा के देखा कि कोई गया है। उसके दिल में एक आस सी पैदा हुई, उम्मीद सी पैदा हुई, कहीं मेरा राजू तो नहीं गया। मां थी, हर वक्त उसके दिल में एक राजू की ख्वाहिश थी, इसलिए वो रानी के पीछे भागती थी। तो आहिस्ता से चलती हुई बगैर आवाज पैदा किए, वैसे भी अब उसका चलना फिरना ऐसे था जैसे एक मुर्दा लाश। वो अभी चलती हुई थोड़ी ही दूर गई थी कि उसने देखा कि कोई वापस चलता हुआ गांव से निकल के जा रहा है। और उसी लम्हे उसकी आंखों ने जो मंजर देखा, वो मां की आंखें ये मंजर देख रही थी, ये तो वही रानी है, आज भी वैसी की वैसी जवान और खूबसूरत जिस तरह उस वक्त थी। मेरा सर सफेद हो गया, मैं बूढ़ी हो गया, ये तो बिल्कुल वैसी है, बल्कि पहले की तरह ही जवान है, ये तो वही गई है। शायद मां को भी नहीं पता था आज उसका आमना सामना रानी के साथ इस तरह हो जाएगा। और इतना अरसा गुजरने के बाद रानी भी मुतमईन हो गई थी, भूल गई थी इस बात को कि कोई मां है जो उसका पीछा करती फिर रही है। क्योंकि जब वो शुरू में आई थी मां उसके घर, उसने कहा था मेरे पीछे मत आना, तो कुछ अरसा तो वो भी रानी अलर्ट रही, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल नॉर्मल सी हो गई थी। उसको लगा था कि वो पागल हो गई है और वो पागल औरत है, अब वो मेरे पीछे नहीं आएगी। रानी उस देहात का, उस छोटे से गांव का एक चक्कर सा लगाकर वापस जा रही थी। शायद वो किसी को देख कर जा रही थी या किसी घर को निशान लगाकर जा रही थी कि इस घर को दिन की रोशनी में क्या करूंगी, क्या प्लानिंग थी उसका, क्या था। वो अब वापस जा रही थी। मां चुपके से चलती हुई उसके पीछे जा रही थी और दिल में दुआ कर रही थी कि अगर
हर इंसान का एक अकीदा होता है, और उस वक्त उस माँ का अकीदा ये था कि अगर मैंने अपनी ज़िंदगी अपने राजू के लिए इस तरह गुजार दी है, जनूनी और पागल औरत बनकर, अगर मेरा अपने बेटे से इश्क सच्चा है तो आज इसको मैं ज़रूर पकड़ लूँगी। क्योंकि वो माँ भी अपने बेटे से जनून की हद तक इश्क करती थी, और वो चलती चलती उसके करीब पहुंच गई। जब बिल्कुल उसके करीब पहुंची और रानी को एहसास हुआ कि उसके कोई पीछे है, रानी मुड़ के देखने ही लगी तो इतनी देर में मां उसको पीछे बालों से पकड़ चुकी थी। यह सब कुछ इस तरह अचानक हुआ क्योंकि जो रानी थी वहां से जब वो गुजर रही थी तो वो भी शायद दिमागी तौर पर अलर्ट नहीं थी, बिल्कुल रिलैक्स थी। गांव से जब चक्कर लगाकर वापस जा रही थी उसको बिल्कुल नहीं इस चीज का अंदाजा था कि कोई मेरे पीछे इस तरह आ जाएगा। उसको पता था वो रात की रानी है, अंधेरे की शहजादी, कोई उसके पीछे नहीं आता, ना उसको किसी का डर था। लेकिन जिस वक्त वो सोचती, आगे बढ़ती, कि उसको जब अंदाजा हुआ कोई पीछे है, अभी मुड़ने ही लगी थी तो इतनी देर में उसकी कोई बालों में हाथ डाल चुका था। और जब उसने मुड़कर देखा, जिसने उसके बाल पकड़े थे वो कोई और नहीं, वो राजू की मां थी। अब राजू की मां जो पागल औरत थी वो एक जनूनी औरत थी, वो एक जनूनी औरत नहीं, एक जनूनी मां थी, जिसके अंदर बूढ़े हाथों में इतनी ताकत आ चुकी थी कि वो कसकर उसने उस बालों को पकड़ा हुआ था कि आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मेरा इश्क सच्चा है, मुझे मेरा बेटा चाहिए। और मैं यही अपने अकीदे में कह रही थी, दिल में कह रही थी, मेरा इश्क सच्चा है तो आज मैं तुझे पकड़ ही लूंगी। रानी जो अभी संभल ही नहीं पाई थी क्योंकि उसकी सारी ताकत उसके बालों में थी और उसकी मां उसको पकड़ चुकी थी, तो उसने पूरी कोशिश की किसी तरीके वो उसके बाल छुड़वा ले, लेकिन वो बाल नहीं छुड़वा पाई। चुड़ैलें दो तरह की होती हैं, एक ऐसी होती है जो जिन्नात में से होती है, दूसरी वो होती है जो होती तो इंसान ही है लेकिन अमल करके, चिल्ले करके वो चुड़ैल इस तरह बन जाती है कि एक रूप धार सकती है, वो खूबसूरत औरत, लड़की बन जाती होती है, लेकिन उसके पाँव हमेशा उल्टे रहते हैं, लेकिन उसकी सारी ताकत उसके बालों में होती है। अगर उसके बाल काट दिए जाएं तो उसकी सारी ताकत खत्म हो जाती है। अब उसके बाल एक मां के हाथ में थे और ऐसे मजबूत मां के हाथ में थे कि वो हिल नहीं पा रही थी और वो चीख रही थी। मां ने फिर गरजदार आवाज में पूछा, कहां है मेरा राजू? उसने कहा, मुझे नहीं पता। और जब मां ने बालों को झटके मारे और उसको तकलीफ दी तो वो बोल पड़ी, बताती हूं, बताती हूं। और उसने जो मां को बताया वो और मां के लिए तकलीफ दे कहानी थी। उसने मां को स्टोरी सुनाई कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, वो अपनी मां से भी बहुत प्यार करता था और मैं उसको हमेशा झूठ बोलती रही कि मेरा बाप भी इस घर में रहता है। और एक दिन मैंने उसे कहा, मेरा बाप मुझे किसी और के साथ ज़बरदस्ती शादी करना चाहता है। वो इतना भोला था कि मेरी बातों में आ गया। तो मैंने उसे कहा, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो 2 दिन के लिए हम यहां से भाग जाते हैं और जब वापस आएंगे तो सीधे तुम्हारे घर चलेंगे, तुम्हारी माँ की पनाह में लग चलेंगे, लेकिन 2-3 दिन में मेरे बाप का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। यहाँ रहे तो हम दोनों को मार देगा। वो मेरी बातों में आ गया। उसने तुमसे इजाज़त मांगी कि मैं 2 रातों के लिए दूसरे देहात जा रहा हूँ। असल में वो मेरी बातों में आया हुआ था। मैं उसको लेकर चली गई क्योंकि मुझे डर ये पड़ गया था कि जिस दिन वो मां को अचानक मेरे पास जिस तरह लेके आ गया, तो किसी दिन इस तरह मां अचानक आ गई घर में और उसको इस राज से पता लग गया, ये तो भोला और मासूम है, मां है, उसको पता लग जाएगा। और मैं ये नहीं चाहती थी मां को पता लगे। और वही हुआ कि एक दिन तुम वहां पे पहुंच गई और तुमने घर को अंदर से देख लिया और उस राज से तुम्हें पता लग गया कि मैं कौन हूं। और मैंने तुम्हें सच कहा था कि तुम अगर दुनिया को नहीं बताओगी तो मैं राजू को कुछ नहीं कहूंगी, मेरे साथ रहेगी, क्योंकि मैं वाकई राजू पे मेरा दिल आ गया था। मैंने जो ताकत हासिल की थी इसी घर में बैठ के की थी। मैं जो अपना चिल्ला करती थी इसी घर में बैठ के करती थी। ये जो मुझे ताकत और शक्ति मिली थी इसी घर में मिली थी कि फिर मैं रूप धार सकती थी।
और मैंने रूप धारना शुरू कर दिया। और एक दिन जब मेरी निगाह पड़ी तो एक खूबसूरत सा हसीन नौजवान जो मुझे नज़र आया वो तुम्हारा बेटा था। मैं इस घर के अंदर ही रूप धार कर जब खड़ी हुई थी तो मुझे राजू नज़र आया। मेरा उस पर दिल आ गया और मुझसे इश्क करने लग गई। लेकिन मुझे पता था कि किसी न किसी दिन उसकी माँ को ये राज पता लग जाएगा, क्योंकि वो अचानक एक दफ़ा अपनी माँ को यहाँ लेके आया था। तो मैं राजू को यहाँ से दूर लेके जाना चाहती थी, लेकिन तुम मेरे पीछे आ गई। तुम्हें राज का पता लग गया, इसलिए मैंने तुम्हें कहा था मेरे पीछे मत आना। और मैं वहाँ से राजू को लेके चली गई। हम दोनों बहुत दूर कहीं रह रहे थे। राजू को मैंने यही समझा और बता दिया था कि अगर हम वापस गए तो हमारा बाबू हमें मार देगा। वो मेरे साथ बहुत खुश था, लेकिन वो बज़िद था माँ के पास जाने के लिए। मैं उसको बार बार समझाती थी कि माँ का जिक्र छोड़ दो, मैंने तुम्हारे लिए बाप छोड़ा है, तुम मेरे लिए माँ छोड़ दो। लेकिन वो माँ को नहीं छोड़ना चाहता था। और मैं उसको कई दफ़ा जतला चुकी थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वो भी मुझसे प्यार तो करता था, लेकिन ज़्यादा मुझसे नहीं, माँ से करता था। और एक दिन मुझे शदीद गुस्सा आ गया उसके इस बचपने पे, जिस तरह वो माँ माँ करता था। और उस दिन उसने मेरा वो रूप भी देख लिया जो मेरा असली रूप था। असल में तो मैं हसीनो जमील लिए खूबसूरत नहीं थी, ये मैंने रूप धारा हुआ था उसके लिए। तो जब उसने मुझे असली रूप में देख लिया तो अब वो मेरे लिए किसी काम का नहीं रहा था, क्योंकि वो मुझसे डर चुका था, मुझसे नफरत करने लगा था। उसको मेरा पता लग गया था कि मैं इंसान नहीं चुड़ैल हूँ। तो मेरे लिए अब वो किसी काम का नहीं था, इसलिए कि मैं तो उससे इश्क करती थी, लेकिन अब मुझसे शदीद नफरत करता था। मैंने बहुत कोशिश की, बार बार वही अपने उस रूप को कायम किया जिसको वो पसंद करता था, कि वो भुला दे। अगर उसको पता लग भी गया है, गुस्से में मैंने ऐसा कर भी दिया है, तो वो छोड़ दे और मेरे साथ खुश रहे। लेकिन वो फिर मेरे साथ खुश नहीं रह पाया, और मैंने जितनी भी कोशिश की तो मैं कामयाब नहीं हो सकी। आखिर मैंने फैसला किया कि मैं इसको अब वापस नहीं जाने दूंगी, क्योंकि ये मेरे राज से वाकिफ़ हो चुका है। तो बेहतर यही है मैं इसको मार डालूं। और मैंने उसका कलेजा निकाल के खा लिया, उसको मार दिया। क्योंकि अगर उसको मैं प्यार तो करती थी, लेकिन उसको जाने देती तो फिर मेरा राज उगल देता। क्योंकि अब वो मेरे लिए इसलिए काम का नहीं रहा था क्योंकि मुझसे नफरत करता था, और वो जितना मैं कोशिश करती वो मुझसे और नफरत करता। तो फिर मैं कितना अरसा उसको बर्दाश्त करती। आखिर फिर मैं एक दिन उसका कलेजा निकाल कर खा गई, दिल निकाल कर खा गई। अब तो उसकी शायद हड्डियां भी ना मिले। लेकिन फिर मुझे माँ को ये सारी कहानी सुनाने के बाद वो चुड़ैल बोली, लेकिन मुझे बाद में मेरी गलती का एहसास हुआ और मज़ीद झूठ पे झूठ बोलने की। कहानी तो उसने सब सच सुना दी थी, लेकिन झूठ बोलने की कोशिश की। तो माँ ने कहा अब तो जितना भी झूठ गढ़ेगी तेरी किसी बात का मेरे ऊपर असर नहीं होगा। और फिर यही हुआ। उस माँ ने उसको बालों से घसीटा और वहाँ से लेकर घसीटती हुई देहात के अंदर पहुँच गई। जब सब गांव वालों ने चीखों की आवाज़ सुनी तभी वो सारे बाहर निकल आए और देखा एक खूबसूरत नौजवान लड़की को उस बुढ़िया ने बालों से पकड़ा हुआ है। क्योंकि आने से पहले उसको बुढ़िया कह चुकी थी, मैं किसी और राजू को अब तेरा शिकार नहीं बनने दूंगी। तू सोनू के लिए आती है ना, तो वो सोनू भी मेरा ही अब लख्ते जिगर है। मैं अब देहातों में जो रोज तुझे ढूंढने के लिए जाती थी, लेकिन जब जब वो सोनू इधर आता था मैं इसी गांव में और चबूतरे में हर जगह पे फिरती थी कि कहीं तू सोनू पे अब निगाह ना रख सके। मुझे 2-3 दफा शक पड़ा कि कुतिया के रूप में तू आई है, और वो तू इसलिए आई थी कि तुझे पता था मैं ढूंढती फिरती हूं। लेकिन अब मैं किसी और सोनू को नहीं खाने दूंगी, किसी और लख्ते जिगर को तुझे लेके जाने नहीं दूंगी। एक माँ का कलेजा तो तू खा ही चुकी है, किसी और का नहीं। और फिर वही हुआ। पूरे जो पार्ट 1 एपिसोड 70 में आपने सुना कि उसने सब गांव वालों को बुला के बताया कि ये कौन है, और उसके बाद आखिरकार उसको जला दिया गया। वो सब रूप जो उसका असली रूप था, छुरी से जब उसके बाल काट दिए गए और उसका असली रूप जब सारे गाँव वालों ने देख लिया तो सबको पता लग गया कि वो इंसान नहीं, खूबसूरत लड़की नहीं, एक चुड़ैल है। जब उसको मार दिया गया था, क्योंकि वो जिनात में से नहीं, जिनात आग के बने होते हैं, लेकिन वो औरत जो चिल्ला करके इंसान से चुड़ैल बनती है वो रूप धारती होती है।
और जब उसको मार दिया गया, वो ख़त्म हो गई, तो माँ सीधी उस दिन फिर आज अपने घर में गई। वो माँ जिसने एक अपने आप के साथ कसम उठाई थी कि जब तक मैं अपने बेटे को लेके नहीं आऊँगी, इस घर में दाखिल नहीं होंगी। आज वो बेटे को लेके वापस तो नहीं आ सकी थी, लेकिन कम अज़ कम बेटे का इंतकाम ले सकी थी उस डाइन से, उस चुड़ैल से जो उसके बेटे को खा गई। तभी तो वो रो रो के कहती थी, ये है वो डाइन जो मेरे बेटे को खा गई है, ये है वो चुड़ैल जो मेरे बेटे को खा गई। वो रोती हुई जब अपने घर गई तो हर उस चीज़ को उठा उठा के रोती थी जो राजू के साथ जुड़ी थी और गले लगाती थी। और उसने गाँव वालों को बताया था कि मैं किसी और सोनू को अब इसका शिकार नहीं बनने दे सकती थी। मैं इसलिए पागल नहीं थी, मैं जुनूनी नहीं थी, मैं चुप थी तो इस वजह से थी। और उसने रोते हुए वो सारी कहानी गाँव वालों को सुना दी कि ये जो डाइन थी, ये उसी घर में बैठ के चिल्ला करती थी, उसी घर में इसको शक्ति मिली थी कि ये ताकत हासिल कर ली थी इसने कि ये बैठ के अपना रूप धार लेती थी, जो भी रूप अपनाना चाहती एक खूबसूरत तरीन लड़की बन जाती। और दीवार की उस तरफ इस तरह खड़ी होती थी कि राजू इसको देख ना सके, इसके पाँव उल्टे हैं। और राजू को बहाना भी यही करती थी कि मेरा बाप आ जाएगा, मैं इसलिए बाहर नहीं आती, कहीं मैं बाहर इसके साथ आ गई तो ये मेरे पाँव देख लेगा और मुझसे दूर चला जाएगा। और जब वो राजू को लेके गई तो इस तरह लेके गई, इस तरह उसके साथ रही कि उसके राज से कभी राजू वाकिफ ना हो सके। लेकिन ये कैसे पॉसिबल था कि राजू उस राज से वाकिफ ना होता। और यही हुआ कि उस राज से आखिरकार वो जब उसके सामने गुस्से में आई अपने असली रूप में तो वो डर गया। अगर राजू को माँ की याद ना सताती, माँ का नाम ना लेता और उसके साथ खुश रहता तो वो उसके साथ खुश रहती। अपना शिकार वो औरों को बनाती, लेकिन राजू के साथ वो खुश रहती। और एक बात मैं आपको ये भी बताता जाऊं, जो इस तरह की औरत होती है, रूप धार लेती है, तो वो मर्दों के साथ वाकई इस तरह जिंदगी गुजारती है जैसे मियाँ बीवी होते हैं। जब तक इंसान को उसकी असली हकीकत का पता ना हो तो इंसान उसको बीवी समझ के उसके एक बीवी वाला रिश्ता उसके साथ कायम करता है। लेकिन जब एक इंसान को पता लग जाए कि ये इंसान नहीं चुड़ैल है तो खुद ब खुद एक इंसानी नेचर है कि इंसान उससे डर जाता है। और राजू भी जब डर गया तो वो राजू उसके काम का नहीं रहा। जब तक राजू उस राज से वाकिफ नहीं था तो वो भी उसके साथ खुश रहा। वो बुढ़िया जब उस रात सारे गांव वाले नहीं सो सके उस जलाने के बाद भी, तो एक घर वो था टूटा फूटा जो राजू और उसकी माँ का घर था, जिसमें वो चीज़ों को उठा उठा के रात सारी रोती रही। और फिर कुछ दिन बगैर खाए पिए, क्योंकि ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो चुका था, एक मिशन था बेटे का जो वो पूरा हो चुका था, वो इस दुनिया से चली गई। ये कहानी नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र होती रही, क्योंकि ये कितनी भयानक कहानी थी जिसका अंजाम इतना खौफनाक था कि उस देहात के अंदर रहने वाले जितने भी लोग थे जो उनके अपने थे उन तक वो कहानी ट्रांसफ़र करते रहे। दूर दूर तक तो ना फैली, लेकिन अपनों को ये कहानी ज़रूर सुनाते थे कि इस देहात के अंदर ये वाक़या हुआ था। फिर एक टाइम आया, उन देहात वालों ने जो वो माँ बेटे का घर था उसको गिरा दिया, क्योंकि लोग अब उससे डरना शुरू हो गए थे। जब वो इस दुनिया में नहीं रही थी तो उस घर को इस तरह ख़त्म कर दिया गया कि उस ज़मीन को बिल्कुल इस तरह बना दिया गया था कि बैलेंस कर दिया कि उस पर निशान ही ना बचे उस घर के, क्योंकि उस पर कोई घर था। और वो जो घर माँ ने बताया था दरख्तों के बीच में जो बना हुआ था, उसको जाके भी वो सब तोड़ के उस तरह आगे दिन की रोशनी में कि उसको भी उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया कि दोबारा कोई रानी या कोई इस तरह की चीज़ वहाँ पे आबाद ना हो सके। ये थी आज की कहानी जो मेरी फरमाइश पर उन्होंने फौरी तौर पे मुझे भेजी। और उन्होंने कहा मज़हर भाई ज़रा लेट भेजते आपको, लेकिन क्योंकि आपकी फरमाइश थी जल्दी जल्दी इसको भेजें तो इसलिए लिखने में कुछ चीज़ की गलती हो गई, तो आई एम रियली सॉरी। मैंने कहा नहीं, क्योंकि लोगों की ख्वाहिश थी कि इस कहानी को मैं फौरी तौर पे प्रोग्राम में शामिल करूं, तो इसलिए आप मुझे आप सेंड कीजिए। उन्होंने मुझे फौरी तौर पे भेजी और रात ही मुझे मौसूल हुई। आज मैंने कहानी कोई और सुनानी थी आपको, लेकिन ख्वाहिश थी कि अगर भेज देते हैं तो मैं आपको सुनाता हूँ, तो रात ही भेजी। क्योंकि एक कहानी जो मेरे पास आती है तो उसको मुझे बिल्कुल ऐसे याद करना होता है कि एक एक बात, एक एक चीज़, एक एक
टॉपिक, एक एक करैक्टर वैसे का वैसा सुना सकूं, रिदम ऐसा बना सकूं कि कहानी आपको ऐसी लगे कि आप कहानी के अंदर मौजूद हैं। और कुछ चीज़ें मैं खुद आगे पीछे भी करता हूं, जिस तरह माँ ने कहानी सुनाई चुड़ैल की, कुछ बहुत सी बातें जो मैंने आगे पीछे आपको करके बताई हैं सारी उसी कहानी के अंदर से, लेकिन इसलिए कि ज़रा मज़ा आए आपको तो ज़रा आगे पीछे भी बाद में समझा दूंगा ये बात क्यों हुई, वरना उसी वक्त सवाल पैदा होता है तो ये तो अभी सवाल एक्सप्लेन करें ये कैसे हुआ, तो फिर मैं एंड में बता देता हूँ वो इसलिए हुआ था। तो जैसे ही मुझे भेजी गई मैंने फौरी तौर पे उसको याद किया कहानी को, और उसके बाद वरना मैं 1-2 दिन पहले कहानी को बैठ के पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, उसका रिदम बनाता हूँ, सोचता हूँ सारा, उसके बाद आपको सुनाता हूँ। रात ही भेजी गई तो फौरी तौर पे मैंने कहा आपकी ख्वाहिश है तो चलें पार्ट 2 ही आपको सुना देता हूँ। सो उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। एक ख्वाहिश ज़रूर है, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, इतना तो हक बनता है मेरा, मैं इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। और हो सके तो ज़रूरी नहीं है, अगर आपकी ख्वाहिश है हो सके तो अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें, लेकिन लाइक ज़रूर किया करें। सो आज की कहानी से इजाज़त चाहूँगा। व्हाट्सएप मेरा ऑन है, इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे चल भी रहा है, तो इसी पे मुझसे रब्ता कीजिए इंशाल्लाह। मेल पे भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मोबाइल को मुझे सेल करना चाहे मैं हाज़िर हूँ, मुझे बेचते हैं मोबाइल किसी के पास भी हो, क्योंकि मैं नया इसलिए नहीं लेना चाह रहा। यहाँ पे एक सीरियल नंबर का इशू बना हुआ है कि US वर्जन U है, ये F मॉडल है, ये फ़लाँ, मुझे इन चीज़ों का पता नहीं लग रहा। पाकिस्तान में तो दोस्तों को कहता हूँ जाके ले आते हैं मेरे लिए, तो कोई यूज़ कर रहा होगा तो अच्छा है, मुझे पता होगा कि ये ओके है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो कोई मुझे सेल बेचना चाहे तो जी मैं हाज़िर हूँ, मुझे मेल कर दे या व्हाट्सएप पे कर दे, इंशाल्लाह मैं उसको ज़रूर परचेज़ कर लूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।